हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का 50 गो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो आपके फाइनल इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जितना प्रश्न आएंगे सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। और आप लोग का ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहां से आप लोग जाकर क्रैश कोर्स का वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में 100% सभी प्रश्न यहीं से रहेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है ना, फैराडे का प्रथम नियम लिखे। फैराडे का प्रथम नियम लिखे। वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा बिलियन में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के अनुपात में होती है। वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा बिलियन में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के अनुपात में होती है। इसी को फैराडे का प्रथम नियम कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ना, फैराडे का दूसरा नियम लिखे। फैराडे का दूसरा नियम लिखे। यदि कई वैद्युत अपघट्य के बिलियनों से होकर एक ही विद्युत धारा एक ही समय तक प्रवाहित की जाए तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। देखिए, कई वैद्युत अपघट्य के बिलियनों से होकर एक ही विद्युत धारा को एक ही समय तक प्रवाहित किया जाता है तो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। इसी को फैराडे का दूसरा नियम कहा जाता है। देखिए, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है फैराडे का दूसरा नियम लिखे। आपके 2 नंबर में सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, विद्युत लेपन क्या है। विद्युत लेपन क्या है। निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु का एक पतला लेप चढ़ाया जाता है। इस क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा ना। निम्न कोटि की जो धातु होती है ना, उसको सुरक्षित रखने या उसको आकर्षक बनाने के लिए उस पर एक उच्च कोटि की धातु का एक पतला लेप चढ़ाया जाता है। इसी क्रिया को ना विद्युत लेपन कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा ना, तांबा पीतल पर चांदी का लेप, यानी तांबा पीतल पर चांदी का लेप चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि धातु सुरक्षित रहे और वह आकर्षक दिखे, इसीलिए इस पर लेप चढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए अगला क्वेश्चन है ना, विद्युत रासायनिक सेल क्या है। विद्युत रासायनिक सेल क्या है। विद्युत रासायनिक सेल वे सेल हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, एक पर ऑक्सीकरण और दूसरे पर अकरण। देखिए, विद्युत रासायनिक सेल वे सेल होते हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं, एक पर ऑक्सीकरण और दूसरे पर अकरण। अगला क्वेश्चन है ना, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, हेनरी का नियम से क्या समझते हैं। हेनरी का नियम से क्या समझते हैं। नियत ताप पर किसी द्रव में विलय गैस का मूल प्रभाज आंशिक दाब के समानुपाती होता है। इसी को हेनरी का नियम कहा जाता है। नियत ताप पर किसी द्रव में विलय गैस का मूल प्रभाज आंशिक दाब के समानुपाती होता है। इसी को हेनरी का नियम कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा, P समानुपाती X सॉलिड, P समानुपाती X सॉलिड। देखिए, जब भी हम लोग समानुपात को बराबर में बदलते हैं तो एक कांस्टेंट का जरूरत होता है। तो यहाँ पर हम लोग KH क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे हेनरी कांस्टेंट कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नियत ताप पर किसी द्रव में विलय गैस का मूल प्रभाज आंशिक दाब के समानुपाती होता है, जिसे हेनरी का नियम कहा जाता है। देखिए, आप लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना, सब एग्जाम के लिए रामबार क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ना, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे में आप लोग देखिएगा, ऑल मेटल हो गया, एयू मतलब हो गया सोना, एजी मतलब हो गया चांदी और Na मतलब हो गया सोडियम। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना,
अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वैसा ठोस जिसके अवयवी कण एक निश्चित तथा नियमित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं उसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा, कांच, रबर, प्लास्टिक, अलकतरा, ये 4 गो होता है ना, अक्रिस्टलीय ठोस होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। कांच हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, अलकतरा हो गया। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कांच क्या है तो कांच अक्रिस्टलीय है। प्लास्टिक दे देगा, प्लास्टिक क्या है तो अक्रिस्टलीय है। तो चारों को आप लोग याद रखिएगा, कांच, रबर, प्लास्टिक और अलकतरा। अगला क्वेश्चन है ना, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण को कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। देखिए, जब प्रकाश की किरण को न कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है, जैसे यह प्रकाश का किरण हो गया, इसको जब हम लोग कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं ना तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का जो मार्ग होता है ना वह दिखाई देने लगता है। इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, परासर किसे कहते हैं? परासर किसे कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें टनु विलयन का विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन में गमन करते हैं उसे परासर कहा जाता है। वैसी प्रक्रिया जिसमें टनु विलयन का विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन में गमन करते हैं उसे परासर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, रॉल का नियम से क्या समझते हैं? रॉल का नियम से क्या समझते हैं? किसी टनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। किसी टनु विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसी को रॉल का नियम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, उल्टा परासर से क्या समझते हैं? उल्टा परासर से क्या समझते हैं? विलयन पर परासर दाब से अधिक दाब को आरोपित किया जाता है तो परासर की क्रिया उल्टी हो जाती है जिसे उल्टा परासर कहते हैं। देखिए, विलयन पर परासर दाब से जब अधिक दाब को हम लोग आरोपित करते हैं तो जो परासर की क्रिया होती है ना वह उल्टी हो जाती है। इसी को उल्टा परासर कहा जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, उल्टा परासर से क्या समझते हैं, और सभी बच्चे क्या करते हैं, परासर का परिभाषा याद करते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, उल्टा परासर किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना, अगला क्वेश्चन है वैद्युत अपघट्य से क्या समझते हैं? वैद्युत अपघट्य से क्या समझते हैं? वैसा यौगिक जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वैसा यौगिक जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में न विद्युत के सुचालक होते हैं वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। सुचालक मतलब होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। तो वैसा यौगिक जो पिघली हुई अवस्था या जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे NaCl हो गया, HCl हो गया, ETC। अगला क्वेश्चन है ना, वैद्युत ऑन अपघट्य क्या है? वैद्युत ऑन अपघट्य क्या है? वैसा यौगिक जो जलीय विलयन से विद्युत के कुचालक होते हैं। देखिए, वैसा यौगिक जो जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं उसे वैद्युत ऑन अपघट्य कहते हैं। जैसे चीनी हो गया, यूरिया हो गया। तो दोनों को आप लोग याद रखिएगा, दोनों में अंतर पूछा जाता है। वैद्युत अपघट्य और वैद्युत ऑन अपघट्य में अंतर लिखे तो दोनों का परिभाषा और दोनों का एग्जाम्पल आप लोग लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, प्राथमिक सेल से क्या समझते हैं? प्राथमिक सेल से क्या समझते हैं? प्राथमिक सेल में पदार्थ की रासायनिक क्रियाशीलता के कारण विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। प्राथमिक सेल में न पदार्थ के रासायनिक क्रियाशीलता के कारण न विद्युत ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। जब तक पदार्थ की क्रियाशीलता कायम रहती है तब तक सेल कार्य करता है। देखिए, प्राथमिक सेल में न पदार्थ की रासायनिक क्रियाशीलता के कारण विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जब तक पदार्थ की क्रियाशीलता कायम रहती है तब तक सेल कार्य करता है। इसे पुनः जीवित नहीं किया जा सकता, मतलब इसको फिर से हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं। जैसे में आप लोग देखिएगा, लेक लॉच सेल हो गया, गैल्वेनिक सेल हो गया, वोल्टेइक सेल हो गया। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसके एग्जाम्पल को भी आप लोग याद रखिएगा। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना,
ड्यूटियक सेल से आप क्या समझते हैं? ड्यूटियक सेल से आप क्या समझते हैं? यह सेल तब काम करता है जब इसे बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करके चार्ज किया जाता है। यह सेल तब काम करता है जब इसे बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करके चार्ज किया जाता है और उपयोग में आने पर डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा लेड संचायक, देखिए ड्यूटियक सेल वे सेल होते हैं जिसे न बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करके चार्ज किया जाता है और उपयोग में जब आता है ना तो यह डिस्चार्ज हो जाता है और फिर इसको चार्ज किया जाता है, तो इसी को ड्यूटियक सेल कहा जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा लेड संचायक और प्राथमिक सेल होता है ना, इसे फिर से हम लोग चार्ज नहीं कर सकते हैं और ड्यूटियक सेल को हम लोग चार्ज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, रासायनिकी की गति क्या है? रासायनिकी गति क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है रासायनिक गति कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है उसे रासायनिक गति कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसके क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है उसे रासायनिक गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, सक्रिय ऊर्जा क्या है? सक्रिय ऊर्जा क्या है? सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। सामान्य अणुओं को सक्रिय जटिल में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। आपके ऑब्जेक्टिव के लिए रामबार क्वेश्चन है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। अगला क्वेश्चन है ना, समन्वय संख्या किसे कहते हैं? समन्वय संख्या किसे कहते हैं? किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाला सबसे निकट कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। किसी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाला सबसे निकट जो कणों की संख्या होता है ना उसी को समन्वय संख्या कहते हैं। किसी भी क्रिस्टल में किसी कण को घेरने वाला सबसे निकट कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, सौर सेल से क्या समझते हैं? सौर सेल से क्या समझते हैं? देखिए सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए सौर सेल एक ऐसी युक्ति होता है ना जिसमें सौर ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, इसे ही सौर सेल कहा जाता है। देखिए आप लोग का जितना क्वेश्चन है ना सब एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन है, यहीं से आपके एग्जाम में सभी प्रश्न रहेंगे और आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है ना, फेरो चुंबकीय पदार्थ से क्या समझते हैं? फेरो चुंबकीय पदार्थ से क्या समझते हैं? देखिए फेरो चुंबकीय पदार्थ है ना यह भी अनुचुंबकीय होते हैं। फेरो चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय होते हैं। इनमें अस्थायी चुंबक को उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें ना अस्थायी चुंबक को उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में भी इसका जो चुंबक को होता है ना वह गायब नहीं होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र के अनुपस्थिति में भी इसका जो चुंबक होता है वह गायब नहीं होता है। जैसे में आप लोग देखिएगा Fe हो गया, CrO2 हो गया, ETC हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, एंटी फेरो चुंबकीय क्या है? एंटी फेरो चुंबकीय क्या है? जब चुंबकीय आघूरों का द्विग निर्देशन इस प्रकार से हो कि कुल आघूरों का योग 0 हो जाए तब इसे एंटी फेरो चुंबकीय कहते हैं। जब चुंबकीय आघूरों का द्विग निर्देशन इस प्रकार से हो कि कुल आघूरों का योग 0 हो जाए तब इसे एंटी फेरो चुंबकीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, जलीय विलयन और अजलीय विलयन में अंतर लिखिए। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, जलीय विलयन और अजलीय विलयन में अंतर लिखिए। वह विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में रहता है उसे जलीय विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में रहता है उसे जलीय विलयन कहते हैं। और इसका आप लोग अपोजिट लिखिएगा, अजलीय विलयन का परिभाषा। वह विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में नहीं रहता है उसे अजलीय विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें जल विलायक के रूप में नहीं रहता है उसे अजलीय विलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना, अरुकता किसे कहते हैं? अरुकता किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की अरुकता कहते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं या अणुओं की न्यूनतम संख्या जो होती है ना उसी को अभिक्रिया की अरुकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ना,
अभिक्रिया की कोटि क्या है? अभिक्रिया की कोटि क्या है? वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों की घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों की घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, अर्ध आयु क्या है? अर्ध आयु क्या है? अभिक्रिया को ठीक आधा पूर्ण हो जाने में जितना समय लगता है ना, उस अभिक्रिया की अर्ध आयु कहा जाता है। देखिए, अभिक्रिया को ठीक आधा पूर्ण हो जाने में जितना समय लगता है उसे अभिक्रिया का उसे अर्ध आयु कहा जाता है। बस आप लोग इतना लिखिएगा, अभिक्रिया को ठीक आधा पूर्ण हो जाने में जितना समय लगता है उसे अर्ध आयु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, अधिशोषण क्या है? अधिशोषण क्या है? ठोस पदार्थों के संपर्क में आने वाले द्रव या गैस के अणु ठोस पदार्थ के पृष्ठ की ओर आकर्षित होकर उसे चिपक जाते हैं, उसे अधिशोषण कहते हैं। देखिए, ठोस पदार्थ के संपर्क में आने वाले, जैसे यह ठोस पदार्थ हो गया, इसके संपर्क में द्रव और गैस के अणु आता है ना, तो इससे क्या होता है? चिपक जाता है, इसी को अधिशोषण कहा जाता है। जैसे यह ठोस पदार्थ हो गया, इसके संपर्क में जब द्रव या गैस का अणु आता है ना, तो इससे चिपक जाता है, तो इसे अधिशोषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, अवशोषण क्या है? अवशोषण क्या है? ठोस पदार्थ के संपर्क में आने वाले द्रव या गैस के अणु ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर चिपके नहीं रहते हैं, बल्कि वह ठोस पिंड के अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं। देखिए, अवशोषण किसे कहते हैं? जैसे यह ठोस पदार्थ हो गया, जब इसके संपर्क में द्रव या गैस के अणु आएंगे ना, तो यह इसके पृष्ठ पर नहीं चिपकेगा, इसके अंदर चल जाएगा, इसके अंदर चल जाएगा, तो इसे अवशोषण कहा जाता है। अवशोषण किसे कहा जाता है? जैसे यह ठोस पदार्थ हो गया, इसके संपर्क में द्रव और गैस का अणु हो गया, जब इसके संपर्क में आता है ना, तो यह पृष्ठ पर नहीं चिपकता, इसके अंदर चला जाता है, तो इसे अवशोषण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में अंतर बताएं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में अंतर बताएं। तो आप लोग एक बगल प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा बगल सेकेंडरी वैलेंसी को लिखिएगा। प्राइमरी वैलेंसी में पहला लिखिएगा, प्राइमरी वैलेंसी सेंट्रल एटम या आयन के बराबर होता है। देखिए, प्राइमरी वैलेंसी होता है ना, यह सेंट्रल एटम या आयन के। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में अंतर बताएं। तो आप लोग एक बगल प्राइमरी वैलेंसी और दूसरा बगल सेकेंडरी वैलेंसी लिखिएगा। प्राइमरी वैलेंसी में पहला लिखिएगा, प्राइमरी वैलेंसी सेंट्रल एटम या आयन के बराबर होता है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? सेंट्रल एटम या आयन के बराबर होता है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होता है। और यह आप लोग देखिएगा दूसरा अंतर, यह वेरिएबल होता है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? वेरिएबल होता है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? नॉन वेरिएबल होता है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है? नॉन वेरिएबल होता है। तीसरा अंतर लिखिएगा ना, प्राइमरी वैलेंसी होता है ना, नॉन डायरेक्शनल होता है। क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। इसे डॉटेड लाइन के द्वारा सूचित किया जाता है, इसे डॉटेड लाइन के द्वारा सूचित किया जाता है। ऐसे आप लोग देखिएगा, हम बता रहे हैं, इसमें डॉटेड लाइन के द्वारा सूचित किया जाता है। और इसमें आप लोग देखिएगा सेकेंडरी में डायरेक्शनल होता है। यह क्या होता है? डायरेक्शनल होता है। इसे ठीक या सॉलिड लाइन के द्वारा सूचित किया जाता है, इसे सॉलिड लाइन के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे में आप लोग देखिएगा, ऐसे हम लोग इसको सूचित करते हैं। और प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन के द्वारा सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, डीएनए और आरएनए में अंतर लिखिए। आपके एग्जाम के लिए एकदम रामबार क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। डीएनए और आरएनए में निम्नलिखित अंतर है। एक बगल डीएनए और दूसरा बगल आरएनए लिखिएगा। डीएनए में आप लोग पहला लिखिएगा, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है? तो डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। और आरएनए में क्या पाया जाता है? तो राइबोज शुगर पाया जाता है। आरएनए में क्या पाया जाता है? तो राइबोज शुगर पाया जाता है। और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है। दूसरा आप लोग लिखिएगा, इसके पास रेप्लिकेशन का गुण होता है। डीएनए के पास क्या होता है? रेप्लिकेशन का गुण होता है। और इसके पास रेप्लिकेशन का गुण नहीं पाया जाता है। आरएनए के पास रेप्लिकेशन का गुण नहीं पाया जाता है और डीएनए के पास रेप्लिकेशन का गुण पाया जाता है।
डीएनए क्या होता है, औरुस सूत्र में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो औरुस सूत्र में पाया जाता है। और आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है। आरएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका ड्रॉ में पाया जाता है। और देखिए डीएनए क्या होता है, द्विकुंडलित होता है। डी से डीएनए और डी से द्विकुंडलित होता है। और आरएनए क्या होता है, एक कुंडलित होता है। आरएनए क्या होता है, एक कुंडलित होता है। तो देखिए इस वीडियो में ना आप लोग का लगभग हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए ना एकदम रामबार क्वेश्चन है। यहाँ से आपके एग्जाम में ना बहुत ज़्यादा प्रश्न रहेंगे। और वीडियो को आप लोग रिपीट देखिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग का ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से आप लोग जाकर वीडियो को देखिएगा और चैनल को आप लोग ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा।